स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। हमने पिछले अपने वीडियो में जो डिस्कस किया था ग्लूकोज के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज हम उसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या होती है ग्लूकोज की, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म के बारे में। यहाँ पर ये जो डी फॉर्म लिखा हुआ है, एल है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, डी एंड एल। तो ये डी एंड एल एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है ये किसी तरीके से इसके ऑप्टिकल बिहेवियर से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डी एल एन फॉर्म क्या होता है, डी एंड एल फॉर्म जो ग्लूकोज का दिया गया है उसके बारे में। तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर यहाँ दी गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक्चुअल में ग्लिसरॉल्डिहाइड जो आपका है, ग्लिसरॉल से ही इसका एक प्रोडक्ट है। ग्लिसरॉल का मतलब होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एल्कोहल है, 3 कार्बन होगा। यहाँ पर CH2OH, एक एल्कोहल OH लगा है। यहाँ पर आपका एक OH CHOH, और यहाँ पर भी आपका CH2OH। तो इस तरीके से ये ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल इसको बोलते हैं, 3 OH लगा हुआ। इसमें से एक वाले इसको ऑक्सीडाइज कंडीशन में कर देते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। बाकी सेम है, यहाँ देखिए OH है, ये भी OH है, यहाँ H है, और ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये वाला ग्रुप। तो एक्चुअल में एक ग्लिसरॉल का ही एक टाइप से ग्लिसरॉल से मिलता जुलता एक कंपाउंड है। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन के बारे में ज़रा थोड़ा डिस्कस करें। तो ये ग्रुप अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये हो गया कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब हो जाएगा कि जो एक तरीके से एसिमेट्रिकल है, इसको किसी भी तरीके से आप 4 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, अब कायरल कार्बन ये है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे तो लाइट या तो डेक्स्ट्रो रोटेट होगी या तो लीबो रोटेट होगी। ठीक है, वो भी प्लेन पोलराइज लाइट। तो एक कायरल कंपाउंड है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस यहाँ बता रहा है कि ये है डी फॉर्म, मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंडीशन में जाएगा। मतलब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस वाले सॉल्यूशन से पास कराओगे, सपोज दैट ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस सॉल्यूशन से पास होगा तो पास होने के बाद इसका जो प्लेन है रोटेशन का, थोड़ा सा राइट साइड में इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगा, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है प्लस। अब देखना, ये प्लस साइन हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ प्लस है तो डेक्स्ट्रो होगा। अगर यहाँ माइनस लिखा होता, ये बात ऐसे माइनस अगर होती तो उसे हम मानते लीबो रोटेशन, मीन्स लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाती प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये प्लस लिखा है, ये तो डैश लाइन है, दोनों के नाम लिखने में यूज किया गया। तो ये आपका बोल रहा है डेक्स्ट्रो रोटेशन इसका नेचर है। यहाँ देखना माइनस में दिखा रहे हैं। अब देखना HOH, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि H से OH क्लॉकवाइज में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। एक अलग टॉपिक है जिसमें हम RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, वहाँ से पता चलेगा कि ये डेक्स्ट्रो एंड लीबो कैसे होता है। अभी देखना, बस सिंपल से समझो, अगर OH लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा, ये लीबो रोटेशन हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगेगा। इसका मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ये कंपाउंड आपको दिखाया गया है, इसमें प्लस है, माइनस मीन्स प्लस डेक्स्ट्रो माइनस लीबो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लस और माइनस आपको समझ में आ गया कि यहाँ प्लस क्या है, माइनस क्या है। आगे देखते हैं। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में नीचे लोवेस्ट लोकेशन है, सबसे नीचे वाले कार्बन पर आप देख रहे हो कि ये कार्बन है, कार्बन से इधर OH है, इधर H है। मीन्स किसी भी कायरल कंपाउंड में सबसे लोवेस्ट कार्बन में जो कायरल वाला हो, जैसे ये भी एक कार्बन है लोवेस्ट, लेकिन ये कायरल सेंटर नहीं, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम सेम है। ये वाला कायरल है क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये सबसे लोवेस्ट कायरल सेंटर है। अगर इस वाले में OH राइट साइड में है, अगर इस तरीके से आपने जो फिशर स्ट्रक्चर को दिखाया है, इसमें ये OH राइट साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ जो लिखा हुआ है डी कॉन्फ़िगरेशन, तब ये बोला जाएगा राइट साइड में। और अगर यही लेफ्ट साइड में हो जाता
तो इसको हम सीधे सीधे एल कॉन्फ़िगरेशन दे देते। एल कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला हो जाएगा कैपिटल एल। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए है और ये यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल डी। तो डी और एल यहाँ कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड की केस में एल एंड डी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साथ साथ सेम यही चीज़ हमें मिलेगी ग्लूकोज के साथ में और फ्रक्टोज के साथ में, कार्बोहाइड्रेट के साथ में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्लूकोज के बारे में क्या बातें होंगी इससे रिलेटेड। डी एंड प्लस आपको मैंने बता दिया डी क्या है और एल क्या है कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाइए यहाँ पर, ये आपका स्ट्रक्चर दिया है ग्लूकोज का, ठीक है। इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड है जो आप पीछे पढ़ के अभी आ रहे हो और यहाँ पर आपका ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखना एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन की चेन है, ग्लूकोज है। जरा लास्ट में डैश डैश वाली जो पॉइंट दिया गया इस पर ध्यान देना। यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे लास्ट का जो कायरल सेंटर कार्बन है ये है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से है कि इसमें H और OH की लोकेशन राइट साइड है, तो ये मैच किससे कर गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड की कायरल सेंटर वाले कार्बन से मैच कर गया। इसका भी कायरल लास्ट वाला देखना, OH राइट साइड है, लेफ्ट है, इसका H राइट साइड लेफ्ट है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। तो इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ डी कह रहे थे, तो हम ग्लूकोज की केस में इस कॉन्फ़िगरेशन को डी कहेंगे, ठीक। सेम इसका मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा अगर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो उसे हम डी फॉर्म बोलेंगे। तो हम यहाँ डी लगा दिया ये ग्लूकोज की अब नाम लिखने में, स्ट्रक्चर में। प्लस आपको लगा है क्लियर है, डेक्स्ट्रो रोटेशन है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये कायरल वाले सेंटर पे है राइट में, तो ये भी आपका प्लस हो गया। इसके बाद इसका नाम ग्लूकोज और इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो एक्चुअल में क्या है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से कुछ मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हमें ये डी फॉर्म किस तरीके से यूज किया गया वो हमने देखा। तो इसे हम बोलेंगे डी प्लस ग्लूकोज। डी कॉन्फ़िगरेशन है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा है, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेशन है और इसका नाम ग्लूकोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो दिया गया है ये ग्लूकोज के बारे में, अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या, अभी तक हमने देखा कि हमने ओपन स्ट्रक्चर में डी फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन देखा, अब आ रहा है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की कुछ ऐसी रिएक्शन है, कुछ केमिकल रिएक्शन है जो इंडिकेट करती हैं कि ग्लूकोज में ओपन चेन नहीं है, मतलब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल नहीं है। तो उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट आया। तो पहली बात ये देखना कि ग्लूकोज की कुछ केमिकल रिएक्शन है जो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से होती है। अब उसमें देखना कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो आपने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी था। यहाँ देखो लिखा है द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। मतलब जो अभी आपने डी प्लस ग्लूकोज देखा है ओपन स्ट्रक्चर, ये बहुत सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन तो कर देता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे पहली प्रॉपर्टी इसमें देखना, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में। सबसे पहले वाले कार्बन पर आपने देखा है कि CHO ग्रुप है, 6 कार्बन में ऐसे, तो यहाँ CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में। डिस्पाइट हैविंग द ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ टेस्ट। अब ये सिफ टेस्ट में आप देखते हैं ये रोजानेलिक एसिड करके होता है, सिफ्ट रीजन जिसे हम बोलते हैं, उसका टेस्ट आता है। एल्डिहाइड अच्छे से सिफ्ट रीजन के साथ टेस्ट देता है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है फिर भी ये सिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक पॉइंट आउट करने वाली बात है कि सिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड देता है, ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड है लेकिन ये नहीं दे रहा है। एक बात ये ध्यान रखना आप। दूसरा कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट भी नहीं देता, हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट भी नहीं दे रहा है।
आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी में कि हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड से होती है, बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन होती है। ये एक तरीके से देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन शो होता है। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ग्लूकोज में ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से टेस्ट ना देना, सिर्फ रिएजेंट का टेस्ट ना देना, ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये बातें इसमें देखेंगे। दूसरा देखना हमें क्या पॉइंट मिला, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। आपने देखा था कि ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराए थे एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराए थे, तो हमें ये पता करना था कि ग्लूकोज हैज़ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 OH ग्रुप ग्लूकोज में पाए जाते हैं। ये कैसे पता चला था, पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। वहाँ पर आपने क्या किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया था तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज आपको मिला था। अब इस पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज में देखा जाए तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन से इसकी रिएक्शन हमें चेक करना है। अब ये CHO ग्रुप एक्चुअल में क्या है कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज में CHO ग्रुप फ्री होता है। 5 OH ग्रुप तो रिएक्ट कर जाते हैं और एसीटेट दे देते हैं, लेकिन CHO वाला ग्रुप रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज में आपका CHO ग्रुप फ्री है। तो जब वो फ्री है तो उसका जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ एडिशन रिएक्शन शो होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप में हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर डज नॉट रिएक्ट, मतलब यहाँ CHO ग्रुप यहाँ भी नहीं पता चल रहा है। मतलब कहाँ नहीं पता चल रहा है, ग्लूकोज की सीधे स्ट्रक्चर अगर हम करा रहे हैं किससे, सिर्फ रीजेंट से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं दे रहा है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। दूसरा, पेंटा एसीटेट ऑफ अगर हम ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जो कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है, हमने पीछे डिस्कस किया है कि कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज में होता है या नहीं, कैसे पता करेंगे, तो वो हमारा था हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन होती है। तो वहाँ पर एल्डिहाइड टेस्ट आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट होना चाहिए था, नहीं आ रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये भी देखा गया कि ग्लूकोज को जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, प्रैक्टिकली इसका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाली, तो वो पता क्या चला कि ग्लूकोज में 2 तरह के क्रिस्टल बन रहे हैं। एक क्रिस्टल को यहाँ पर अल्फा फॉर्म बोला गया, दूसरे वाले का बीटा स्ट्रक्चर बोली गई। अब ये देखना क्या है, मतलब ऐसा किया इन्होंने कि इन्होंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन एक यहाँ पर कब बनाया कि 419 केल्विन और 330 केल्विन, टेम्परेचर याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। अब जब समझना है यहाँ पर कि 303 केल्विन टेम्परेचर पर ग्लूकोज का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया गया। सिंपल सा, ग्लूकोज लेना है, उसका इस टेम्परेचर पर 303 केल्विन टेम्परेचर पर एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद जब उसे फिर से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, उसे ठंडा कूल करेंगे, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में डिजॉल्व होता है वो एक्चुअल में फिर प्रेसिपिटेट बनाता है, तो क्रिस्टल बनते हैं। तो उस क्रिस्टल जो बने उनका मेल्टिंग पॉइंट चेक किया गया, तो 419 केल्विन आ रहा है उनका मेल्टिंग पॉइंट। सेम इसी ग्लूकोज का अलग कंसंट्रेशन देखा गया, किस पर, 371 केल्विन टेम्परेचर पर। मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है आपको, एक 303 केल्विन में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक 371 केल्विन पर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बनाना है। इनसे जो क्रिस्टल बन रहे हैं उन क्रिस्टल को निकालना है। तो देखा गया कि जो एक पहले वाले जो क्रिस्टल थे उनका 419 केल्विन टेम्परेचर है और दूसरे वाले जो थे वो 423 केल्विन टेम्परेचर है। मतलब दोनों क्रिस्टल के टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो अलग अलग हैं। एक ही सॉल्यूशन के 2 अलग अलग टेम्परेचर पर जो क्रिस्टल हमें मिल रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो यही बताया गया कि ये 2 क्रिस्टल जो बन रहे हैं इनका बिहेवियर अलग आ रहा है, इनका ऑप्टिकल बिहेवियर अलग आता है। तो वो एक स्ट्रक्चर को अल्फा बोला गया और दूसरे को कहा गया बीटा। तो ये वाली स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कि एक्चुअल में ये अल्फा और बीटा जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज की मिल रही है वो उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है।
ओपन नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से एक लॉजिक आया कि ग्लूकोज में जब वो सॉल्यूशन कंडीशन में होता है तो मैक्सिमम कंडीशन उसकी हो जाती है कि वो ओपन चेन के साथ साथ ज़्यादातर अमाउंट में, नियर अबाउट 60% के करीब जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अल्फा और बीटा फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज हैज़ एल्डिहाइड ग्रुप येट इट डज नॉट शो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सिफ रीजेंट जस्टिफाई। सिफ रीजेंट और उससे रिएक्शन नहीं देता, इसको आप जस्टिफाई करिए। तो ये यहाँ पर आपको पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना क्यों देता है। तो आपका उत्तर यही होगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से अवेलेबल नहीं है रिएक्शन करने के लिए। आगे इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ये दूसरा वाला भी पॉइंट पूछते हैं कि व्हाई पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट गिव अ हाइड्रोक्सिलामीन टेस्ट, CHO ग्रुप होते हुए भी, ये भी आपसे पूछते हैं। फिर पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज की अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर क्या है, इनमें थोड़ा सा बताइए, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये बातें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ को एक्सप्लेन किया कि आखिर में ग्लूकोज में जो अल्फा और बीटा दो स्ट्रक्चर आए, दो क्रिस्टल मिले अलग अलग, उनकी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो लॉजिक आया, कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, कहाँ कहाँ की बॉन्डिंग हो रही, किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। तो इस बॉन्डिंग को देखने के लिए आप यहाँ देखना, ये आपकी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की ओपन चेन। कौन सी, सबसे मिड वाली स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये सी डबल बॉन्डेड O है। IUPAC नेमिंग के हिसाब से पहला कार्बन हमारा होगा, चूंकि एल्डिहाइड को प्रायोरिटी ज़्यादा, 2 3 4 5 6। अब ये देखा गया कि ग्लूकोज में जो सबसे नीचे लोवेस्ट सेंट्रल कायरल वाला जो कार्बन का OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप मींस पहले वाले ग्रुप का जो एल्डिहाइड के कार्बन है, इसके साथ में एक बॉन्डिंग कर लेता है। इस टाइप से इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। किसके बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड के साथ बॉन्डिंग में जाता है, तो सीधे आप बताएंगे कि पांचवा जो है वो एल्डिहाइड के साथ, फर्स्ट वाले के साथ बॉन्डिंग में जाता है। तो इस तरीके से देखना, यहाँ पर क्या होगा कि ये एक्चुअल में क्या होगा, OH यहाँ से H प्लस को यहाँ से रिलीज करेगा, O माइनस हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इसकी वजह से O पर आएगा माइनस चार्ज, ये H प्लस भाई साहब जाएंगे इसके पास, तो ये हो गया OH, और ये O माइनस इस कार्बन पर प्लस आएगा ना, यहाँ से ब्रेक होगा तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये O माइनस इसके साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखना कि एक ये क्लोज स्ट्रक्चर बन गई। अब आप समझ सकते हो कि ये एक हैंडल की तरह हो गया, ठीक है, इससे इसको ऐसे आप रख सकते हो। अब देखना क्या है कि जब ये OH बन गया, अब ये O ना होकर के OH हो गया, यहाँ सिंगल हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट करके यहाँ आ गया। तो इस वाली स्ट्रक्चर को दो फॉर्म में ऐसे दिखाया गया, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में। देखना इधर क्या है, यहाँ O दिखा रहे हैं। अब इस O का जो H है वो इसके पास चला गया, OH हो गया। तो अब इसमें कह रहे हैं कि इस OH को अब दो तरीके से, इसका जब ओरिएंटेशन होगा, ये बीचों बीच दोनों के लिए बॉन्डिंग हो जाएगा, रिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। देखना पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था इस वाले में, यहाँ पर 1 2 और ये 3, इस तरीके से इस जगह पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में होगा बिल्कुल, मतलब ये इस तरीके से 3 डायमेंशन में। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4
मीन्स sp3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका टेट्राहेड्रल हो गया। इसका मतलब इसमें लोकेशन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप ज़्यादा अच्छे से बन रही है, यहाँ पर उतनी अच्छी शेप इसकी नहीं बन रही। तो अब क्या होगा देखना कि ये OH ग्रुप की ओरिएंटेशन चेंज होगी। अब इस ओरिएंटेशन में जो आप यहाँ COO दिखा रहे थे, अब OH में बदलेगा तो ओरिएंटेशन बदलेगी। ओरिएंटेशन बदलने पर आप या तो इसको राइट साइड में दिखाना या तो लेफ्ट में, दो साइड में दिखा सकते हो। मतलब 3 डायमेंशनल जब इसकी स्ट्रक्चर बदलेगी तो इसका 3 डायमेंशन अरेंजमेंट किधर दिखाना है। अगर फिशर स्ट्रक्चर में अगर आप OH को राइट साइड में दिखा रहे हो तो इसी फॉर्म को कहते हो अल्फा फॉर्म। ये जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का OH राइट में अगर दिखा रहे हो तो अल्फा है, और अगर OH को आपने लेफ्ट में दिखाया तो ये हो गया बीटा फॉर्म। यहाँ देखना ये बीटा है। तो अल्फा और बीटा क्या दिखा रहा है, अल्फा बीटा अगर कहीं पर लिखा आ गया तो तुरंत समझ जाना ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। तो ये अल्फा हो गया स्ट्रक्चर। अब ये अल्फा स्ट्रक्चर में OH राइट साइड में है, यहाँ पर बीटा स्ट्रक्चर में OH लेफ्ट साइड में, बस इतना सा डिफरेंस है। ये आपकी बता रहे हैं कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की अल्फा और बीटा के फॉर्म में इन्होंने दिखाया। ठीक, अब डी है तो डी कॉन्फ़िगरेशन है। डी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही 5वें कार्बन पे, मींस कायरल लास्ट कार्बन जो है उसका राइट OH होना चाहिए, तो ये डी फॉर्म हुआ। प्लस बता रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH की ओरिएंटेशन, ये इस तरीके से क्लियर बता रहा है कि अल्फा ओरिएंटेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस है इसका ऑप्टिकल बिहेवियर। ठीक, ये ग्लूकोज है, यहाँ पर बीटा, तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये इस तरीके से ग्लूकोज का नाम दिया जाएगा, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखना कि जब ये OH ग्रुप यहाँ पर इस जगह पर आएगा तो ये वाले के हम बोलते हैं कौन सा कार्बन, ये वाला ध्यान देना इस जगह पर, ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये एक्चुअल में यहाँ से ऑक्सीजन लगा है और ऑक्सीजन इधर से एल्काइल ग्रुप R है, तो ये हो गया एक्चुअल में RO ग्रुप। इधर एक OH है, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप R है। तो इस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप R' लगा है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, और इधर से अगर हम देखें तो RO ग्रुप लगा है। किसी कार्बन पर अगर ऐसी कंडीशन होती तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल सिचुएशन, हेमी एसिटल। तो ये हेमी एसिटल जैसी कंडीशन आ गई है। एक कार्बन पर अगर एक एल्काइल ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और एक OH हो और एक RO ग्रुप हो, एल्कॉक्सी ग्रुप हो, तो इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल कंडीशन। तो एक्चुअल में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो पहला कार्बन है वो हेमी एसिटल ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना लिखा हुआ है साइक्लिक हेमी एसिटल, द 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज की जो एक्चुअल में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको आप हेमीस्टल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। उसमें भी 2 हैं, एक आपका अल्फा, एक आपका बीटा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। करें कि इसमें दोनों जो है आपके अल्फा फॉर्म, एक अल्फा फॉर्म है और एक बीटा फॉर्म है, ये दोनों की दोनों जो हेमी एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज की, इनको हम एक दूसरे का एनोमर्स कहते हैं। ये आइसोमरिज्म से रिलेटेड बात आ गई कि मीन्स ये भी पूछा गया कि व्हाट इज एन एनोमर्स, एनोमर्स क्या होता है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। तो आपको सिंपल से बोलना है कि ग्लूकोज की अल्फा और बीटा जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज एनोमर, इन्हीं को हम एनोमर कहते हैं। अब आप देखना यहां पर ग्लूकोज की ये एनोमर कंडीशन हो गई। अब यहां पर ग्लूकोज की एक और स्ट्रक्चर आती है, पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है पायरेनोज स्ट्रक्चर का मतलब। अब हमने देखा कि ग्लूकोज की अल्फा और बीटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में उन्हीं स्ट्रक्चर को ही हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीन्स जो ग्लूकोज की अल्फा और बीटा हेमी एसिटल फॉर्म बन रही हैं, उन्हीं को हम पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब पायरेनोज वर्ड क्यों आया, इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। एनोमर ध्यान रखना, एनोमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे। एनोमर इज अ आइसोमरिक कंडीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चर को पायरेनोज स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, ज़रा ध्यान रखना। यहाँ पर देखना, एक पायरेन है, ये पायरेन स्ट्रक्चर है, ये एक एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां पर देखना एक O ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कार्बन है, यहां सभी कार्बन है, कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन।
5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, एक आपका O लगा हुआ है। तो 5 कार्बन की रिंग में जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पायरेन। पायरेन, फ्यूरेन, थायोफीन, पेरिडीन, ऐसे ही आपकी यार जो है एक तरीके से देखा जाए तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो कुछ इसी से मिलती जुलती है। जरा देखना, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हल्का सा रोटेट करूं तो ये वाली स्ट्रक्चर कैसे आई, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वाली स्ट्रक्चर कैसे समझ में आई, अल्फा और बीटा को आप कैसे दिखाओगे, तो जस्ट एक मिनट हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे एक्चुअल में बनाएंगे। इसको समझने के लिए आप जरा ऊपर आए और यहाँ से समझते हैं ये हमारे जो स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से थोड़ा समझना कि आपको क्या करना है कि इस पूरे ग्रुप को जो कंप्लीट साइक्लिक बना हुआ इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा देना, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बस ऐसा एक ट्रिक है समझने के लिए कि इससे क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर दो, क्लॉकवाइज इसको ऐसे रोटेट करना है। समझ लेना किसी प्लेन में, हम बोर्ड के प्लेन में इसको मैं ऐसे नीचे ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा हूँ। तो जब रोटेट करोगे तो अब जना समझना कि ये एक हैंडल टाइप में है, इसको हम ऐसे रोटेट करके अपने साथ में रखेंगे। अब इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से जरा देखना OH किधर जाएगा, OH आएगा नीचे। अब इस हैंडल को इस तरीके से देखना कि ये 6 कार्बन की चेन है तो कुछ इस टाइप से आप बनाएंगे, एक बोर्ड जैसी स्ट्रक्चर देना है यहाँ पर, ठीक है। ये इस टाइप से बोर्ड की तरह आपको बनाना है, ऐसे घुमाना है। तो अब एक्चुअल में ये हमारा पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन है, इसको घुमाया और ऐसे कर दिया, प्लेन में ला दिया, तो ये घूम कर आ गया यहाँ पर। तो OH कहाँ जाएगा, जब ऐसे रोटेट करोगे तो OH नीचे की साइड में होगा। अब आप यहाँ से OH दिखा देना ऐसे, तो हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा, ऊपर की साइड में, ऐसे हो गया पहले कार्बन का। दूसरे कार्बन पर जरा इमेजिन करो, दूसरा हमारा ये बनेगा, दूसरे में भी OH नीचे ही जाएगा, तो यहाँ OH दिखा दो, H इसका ऊपर हो जाएगा। अब आ जाओ तीसरे कार्बन में, देखना तीसरे कार्बन पे यहाँ पर H है, तो यहाँ पर तीसरा कार्बन है, इसमें H नीचे होगा तो OH कहाँ जाएगा, ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। अब चौथे कार्बन पर देखें, फिर से OH नीचे आएगा और फिर आपका हो जाएगा ये H ऊपर। अब पांचवा कार्बन क्या है कि अब यहाँ देखना, चौथे के बाद ये 4th कार्बन हो गया। अब पांचवें कार्बन पे देखना, ये आपका 5th वाला कार्बन है और इससे CH2OH लगा हुआ। पांचवा कार्बन सीधे सीधे आपका इसके साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन, यहां से इस तरीके से दिखाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन हो गया, ये पहले के साथ 5th कार्बन का जुड़ेगा, ये आपका 1 2 3 4, एक और बढ़ाना है यहां पर, 3 4 5। अब 5 आपका हो गया, ये यहाँ से ये हो गया CH2OH, ये हो गया छठा। देखना किस तरीके से, तीसरा है, तीसरे पर हमारा H नीचे है, OH ऊपर है, चौथे वाले में हमारा सीधे सीधे यहाँ पर OH नीचे आएगा, H ऊपर, ये पांचवा है। पांचवें में OH आपका जो है रिंग में चला गया तो केवल H है, यहां से ऑक्सीजन इसके साथ लग गया। तो कुछ हेक्सागोनल कंडीशन में आप इस तरीके से समझ सकते हो। हेक्सागोनल का मतलब ये थोड़ा यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से दिखाएंगे और इधर कर देते हैं यहाँ पर इस टाइप से। तो थोड़ा इमेजिन करना है, यहाँ पर ये हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो OH आपका पहले पर नीचे आया, हाइड्रोजन ऊपर, फिर इसके बाद दूसरे पर OH नीचे आया, हाइड्रोजन ऊपर, तीसरे पर हाइड्रोजन नीचे, OH ऊपर, फिर चौथे पर देखना OH नीचे आएगा, हाइड्रोजन ऊपर, पांचवें का हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन डायरेक्ट पहले से जुड़ चुका है, तो ऑक्सीजन को हमें किससे जोड़ना है, ऑक्सीजन के थ्रू पांचवें को इससे जोड़ना है। तो छठा जो है वो पांचवें से है, तो छठा हमने पांचवें से ऊपर CH2OH दिखा दिया। तो इस तरीके से हम जब इसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे तो अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसको अब ये जो फॉर्म आया इसको हम बोलते हैं पायरिनोज फॉर्म, पायरिनोज स्ट्रक्चर। ऐसे जब तक आप दिखा दोगे अल्फा और बीटा तो इसको आप एनोमर्स स्ट्रक्चर में बात करेंगे, हेमी एसिटल कंडीशन में। यहां पर भी हेमी एसिटल है।
तो ये पायरेनोज स्ट्रक्चर हो गई। पायरेन जैसे हो गई 5 कार्बन की रिंग हो गई। कैसे? एक कार्बन हुआ, 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक साइक्लिक चेन हो गई। ये छठा वाला तो रिंग से बाहर है, तो 5 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब देखना यहाँ पर अल्फा वाले में क्या होगा। हमने जो अल्फा वाली स्ट्रक्चर दिखाई थी, जरा इसमें देखना, अल्फा वाली स्ट्रक्चर जो आ रही है, इसमें यहाँ पर OH जो है वो सीधे सीधे राइट साइड में नीचे की तरफ है। लेकिन अब जब आप दूसरे वाली स्ट्रक्चर को बनाओगे, जरा समझो कि जब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे तो इसकी क्या स्ट्रक्चर बन के आएगी, जरा देखना। ये हमने इस तरीके से दिखा दिया। यहाँ से ये CH2OH, ये छठा कार्बन है, ये 5वें का हाइड्रोजन हो गया, ये यहाँ पर 5वें का हाइड्रोजन हो गया, ये 5th कार्बन है, ये इससे ऑक्सीजन हो गया, ये पहला कार्बन था। अब देखना क्या होगा, जब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो फर्स्ट कार्बन पे ये OH ऊपर की तरफ दिखेगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा, दूसरे वाले में OH नीचे आएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन ऊपर, तीसरे वाले में हाइड्रोजन नीचे, OH ऊपर, चौथे वाली कंडीशन में देखेंगे हाइड्रोजन इधर नीचे और OH आपका ऊपर, पांचवा वाला सीधे सीधे इससे कनेक्शन हो ही गया, यहाँ छठा है। तो जरा देखना दोनों में अंतर क्या है। इसमें OH राइट साइड में ऊपर की तरफ है, फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका OH नीचे है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म की जो पायरेनोज स्ट्रक्चर आप दिखाएंगे उसमें विशेष ध्यान रखना है कि बीटा वाले में OH ऊपर देना है और अल्फा वाले में OH नीचे दिखाना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गई होगी ये पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पायरेनोज स्ट्रक्चर समझने के बाद यहाँ पर यही दोनों पायरेनोज स्ट्रक्चर आपको दी गई हैं। एक आपका पायरेन से रिलेटेड है, इसलिए इसका पायरेनोज स्ट्रक्चर हो गई। तो ये यहाँ देखना OH नीचे है तो ये अल्फा है, और यहाँ पर देखना OH ऊपर है तो ये बीटा है। बस इतनी अंतर है इन दोनों में, बाकी सेम है। तो ये पायरेनोज स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके ग्लूकोज को कैसे दिखाओगे? अल्फा मतलब अल्फा स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, डी मीन्स डी कॉन्फिग्रेशन, प्लस मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये ग्लूकोपायरेनोज, ये ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, ग्लूकोपायरेनोज। क्योंकि पायरेन से मिल रही स्ट्रक्चर ग्लूकोज की है तो ग्लूकोपायरेनोज। ये सीधे सीधे बाद में आप इसे लिखेंगे ग्लूकोज, ठीक है।